गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं राजन पटेल अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है राजनीतिक दल। हम आज यह जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दल होता क्या है, राजनीतिक दल के कार्य क्या हैं और यह कैसे शासन प्रणाली में अपना सहयोग करती है या कैसे ये सहभागी बनती है और कितने राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं कौन कौन से हैं और वे किस तरह से कार्य करती हैं, इस सब बारे में हम आज डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अपने राजनीतिक दल के टॉपिक की तरफ। देखिए, आइए पढ़ते हैं राजनीतिक दल। लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा में हमने कई बार राजनीतिक दलों की चर्चा की है। देखिए, जब हम लोग पिछले अध्यायों में जब पढ़ रहे थे तो राजनीतिक दलों की कई बार हम चर्चा किए हैं। कक्षा 9 में हमने देखा था कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाने, संविधान रचने, चुनावी राजनीति और सरकार के गठन तथा संचालन में राजनीतिक दलों की भूमिका होती है। इस पाठ्यपुस्तक में हमने राजनीतिक दलों के सत्ता के बंटवारे के वाहक और लोकतांत्रिक राजनीति में सामाजिक समूहों की तरफ से मोल तोल करने वाले माध्यम के रूप में चर्चा की है। इस यात्रा को समाप्त करने से पहले आइए राजनीतिक दलों की प्रकृति और कामकाज के बारे में करीब से जानने की कोशिश करें, खासकर अपने देश के राजनीतिक दलों के बारे में। हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है? पहला क्वेश्चन है, हम राजनीतिक दल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और पहला क्वेश्चन ये है कि हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है। लोकतंत्र के लिए कितने दलों का होना बेहतर है? अगर जहाँ लोकतंत्र है उसमें कितने दल होना चाहिए? ये सब क्वेश्चन है जो कि हम इससे जानकारी मिलेगी। ठीक है, इसी संदर्भ में हम मौजूदा समय के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का परिचय देंगे और साथ ही यह देखने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दलों के साथ क्या खामियां जुड़ी हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग आज चर्चा करेंगे। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम राजनीतिक दल पढ़ने जा रहे हैं और पहले इसको देख लें राजनीतिक दल क्यों जरूरी है भाई हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे शासन प्रणाली के लिए। ठीक है, आइए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं में राजनीतिक दल को अलग से दिखाई देते हैं। अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल ही है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, आम नागरिक लोग यही समझते हैं कि लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल है। ठीक है, अगर आप देश के दूर दराज के और ग्रामीण इलाकों में जाएं और कम पढ़े लिखे लोगों से बात करें तो संभव है कि आपको ऐसे लोग मिलें जिन्हें संविधान के बारे में या सरकार के स्वरूप के बारे में कुछ भी मालूम न हो। बहरहाल, राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें कुछ न कुछ जरूर मालूम है, लेकिन पार्टियों के बारे में हर कोई कुछ न कुछ जानता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि पार्टियां बहुत लोकप्रिय हैं। अधिकतर लोग आम तौर पर दलों के बारे में खराब राय रखते हैं। अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की हर बुराई के लिए वे दलों को ही जिम्मेदार मानते हैं। सामाजिक और राजनीतिक विभाजनों के लिए भी दलों को ही दोषी माना जाता है। ठीक है, देखिए, आप जिसे आप देखे होंगे गांव पर घर ना दीवारों पर हाथ का पंजा हो गया, झंडा हो गया, है ना, और झंडे पर हंसिया और ना बाकी ये जो चीज़ें इस तरह से बना पत्ती है ना, ये सब क्या है? ये चिन्ह है चुनाव के। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, चुनाव आयोग ने, यहाँ देख लेते हैं, चुनाव आयोग ने चुनाव के समय दीवार लेखन पर रोक लगा दी। अधिकांश दलों का कहना है कि चुनाव प्रचार का सबसे सस्ता तरीका था। चुनाव के समय दीवारों का नज़ारा देखने लायक होता है। यहाँ तमिलनाडु से दीवार लेखन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, ये तमिलनाडु के एक सीन है, पिक्चर है वहाँ पर, जबकि चुनाव आयोग इसको आरोप लगा दिया है कि नहीं, मतलब रोक लगा दिया कि ऐसा काम नहीं करोगे। आइए आगे हम चलते हैं। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है, क्या हमें सचमुच राजनीतिक दलों की ज़रूरत है? करीब 100 साल पहले दुनिया के बस
कुछ ही देशों में, और वह भी गिनती के राजनीतिक दल थे। आज गिनती के ही देश ऐसे हैं जहां राजनीतिक दल नहीं हैं। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल इतने सर्वव्यापी क्यों हो गए? आइए सबसे पहले इस सवाल का जवाब दें कि राजनीतिक दल क्या हैं। ठीक है, आप समझिएगा कि अब यहाँ से कि राजनीतिक दल क्या हैं, वे क्या करते हैं, इनकी ज़रूरत पर चर्चा के बाद होगी। ठीक है। राजनीतिक दल का अर्थ पहले समझ लेते हैं कि राजनीतिक दल होता क्या है। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक चल रहा है। राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जाता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। देखिए ये आपका मीनिंग है, आप समझिएगा क्या है कि राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है ना, ये बहुत ही विवादित शब्द है, आगे बताएंगे क्या विवादित है। ठीक है, इसे लेकर सबकी राय अलग अलग होती है। इसी आधार पर दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियां औरों से बेहतर हैं। वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद इन नीतियों को लागू करने के प्रयास करते हैं। देखिए अब आप इस समय कंडीशन में देखिए, वर्तमान में बहुत सा पार्टियां आती हैं, अपना अपना कुछ उद्देश्य बताते हैं कि हम सरकार के लिए, जनता के लिए ये करेंगे वो करेंगे, है ना। ये सब क्या करते हैं, एक सामूहिक हित की बात करते हैं ना। हाँ ये बात है कि सामूहिक हित हर व्यक्ति का अलग नज़रिया होता है, वो किस तरह से देखता है, किस ना अलग अलग वो चीज़ें, तो वो अपने हिसाब से अपना उद्देश्य बनाता है और उसको एक उद्देश्य को पाने के लिए लोगों को बताता है और उसी के थ्रू वोटिंग पाता है और सरकार में, शासन में अपना भागीदारी निभाता है। ठीक है, ये देखिए ये सब चुनाव के समय की बात है, आप लोग देखे होंगे अपने क्षेत्र में। ठीक है, इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। बिल्कुल, यानी क्या करता है, कोई दल होता है समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, इसलिए उनका नज़रिया समाज के उस वर्ग या समुदाय विशेष की तरफ झुका होता है। किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से हैं। देखिए आप लोग याद करिएगा राजनीतिक दल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फैक्ट क्या क्या होते हैं। पर एक राजनीतिक दल होगा तो उसमें नेता होंगे, ठीक है, दूसरा सक्रिय सदस्य होंगे और तीसरा अनुयायी और समर्थक होते हैं। 3 चीज़ होते हैं इसमें। कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, उसमें एक लीडर होता है, फिर उसमें कुछ मेंबर होते हैं और कुछ उसके सपोर्टिंग होते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें होते हैं किसी भी दल में। चलिए राजनीतिक दल के प्रकार समझते हैं। आप समझ गए कि राजनीतिक दल क्या होता है। राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है, मान लीजिए सिंपल शब्द में अगर हम कहें, एक समूह होता है जो अपने नियमों कानून मतलब कि सामूहिक हित को प्राप्त करने के लिए, सामूहिक हित को बढ़ाने के लिए वो चुनाव लड़ते हैं, शासन में भागीदारी बनाते हैं और जैसे ही उनका सरकार बनती है वो उन नीतियों पर कार्य करते हैं, वो होते हैं राजनीतिक दल। ठीक है, अब आते हैं राजनीतिक दल के कार्य क्या होते हैं। राजनीतिक दल क्या करते हैं, मूलतः राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं, बिल्कुल, और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। इस दल इस काम को कई तरह से करते हैं। देखिए किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहला करते क्या है ना, ठीक है, समझिएगा। दल चुनाव लड़ते हैं, मैंने कहा ना, सबसे पहले एक अपना सामूहिक हित यानी गोल बनाते हैं, उद्देश्य बनाते हैं और उस उद्देश्य को समाज के प्रति रखते हैं, है ना, उसको सामने करके वोट मांगते हैं, चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, पहला चीज़ चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़ा किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। ठीक है,
इस तरह से उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। अन्य देशों जैसे भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। बिल्कुल, जो दल के नेता है ना वही उम्मीदवार देते हैं। जैसे आप लोग सुनते हो ना कि वहाँ से वो सीट पा गए, वहाँ से वो सीट पा गए, है ना। तो ये क्या होता है, उसमें जो एक दल होता है, जैसे आज भाजपा है, भाजपा में लीडर है ना, इसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, वो डिसाइड करते हैं, सीट देते हैं कि यहाँ से उनको वोट दे दिया जाए, वहाँ से उनको उम्मीदवार बनाया जाए, वहाँ से उनको उम्मीदवार बनाया जाए, वही काम ऐसे होता है। ठीक है। दूसरा समझते हैं, दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियों और कार्यक्रम को चुनते हैं। देश के लिए कौन सी नीतियाँ ठीक है, इस बारे में हम में से सभी की राय अलग अलग हो सकती है, पर कोई भी सरकार इतने अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती। लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक नई दिशा दी जा सके। पार्टियां यही काम करती हैं। पार्टियां तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट लाती है ना, जिनका वे समर्थन करते हैं। सरकार प्रायः शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां तय करती हैं। देखिए, अब क्लियर हो गया कि जो राजनीतिक दल होती हैं वो जो उद्देश्य बनाए हैं सामूहिक हित के लिए, जो नीतियों के लिए, है ना, वो समाज के प्रति रखते हैं। और समाज क्या करती है, जो जिसको मतलब अच्छा लगता है उसको वो वोटिंग करते हैं कि नहीं ये नीति सही है, हम इसको वोट देंगे, इनका नीति सही है, इनका स्ट्रेटजी सही है समाज के लिए या देश के लिए, इनको वोट देते हैं। ऐसे वो समाज में आते हैं। ठीक है, पार्टी में उनका नियुक्ति होता है। चलिए, तीसरा पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है और उन्हें विधायिका में पास करवाना पड़ता है, लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला करते हैं। चौथा देखते हैं, मैं बताऊंगा इस चीज़ को थोड़ा सा, अभी आप इसको समझ लीजिए फिर बता रहा हूँ मैं। दल ही सरकार बनाते हैं, ठीक है, और चलाते हैं। हमने पिछले साल पढ़ा था कि नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय राजनेता ही लेते हैं और ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं। पार्टियां नेता चुनती हैं, उनको प्रशिक्षित करती हैं और फिर पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रम के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती हैं ताकि वे पार्टी की इच्छा के अनुसार सरकार चला सकें। पांचवा है, चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्षी भूमिका निभाते हैं। सरकार की इन गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ वह अपनी अलग राय भी रखते हैं। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करते हैं। ठीक है। छठा है, जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र संगठन या दबाव समूह भी काम करते हैं। दल कई दफ्ते लोगों की समस्या को लेकर आंदोलन भी करते हैं, है ना। अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय के इर्द गिर्द ही समाज के लोगों की राय बनती जाती है। सातवां है, दल ही सरकारी, मिशनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रम तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, उससे संपर्क साधना आसान होता है। इसी कारण लोग दलों पर पूरा विश्वास न करते हुए उन्हें भी अपने करीब मानते हैं। दलों को भी हर हाल में लोगों की मांगों और ज़रूरतों
पर पूरा ध्यान देना होता है, वरना अगले चुनाव में उन्हें लूट चटा सकते हैं, उन्हें धूल चटा सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं एक सिंपल से बता रहा हूँ, आप लीजिए कि मैंने बताया कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, यानी मान लीजिए ये हमारा कांग्रेस हो गया सपोर्ट। ठीक है, कांग्रेस क्या करती है कई जगह से, ठीक है, ये हमारा देश हो गया, ये राज्य हो गए ना, कई जगह से वो क्या करती हैं अपना उम्मीदवार चुनती हैं। ठीक है, वो लोगों को ये मान लीजिए जनता हो गया, ठीक है, जनता को अपना उद्देश्य बताती है और जनता उसको क्या करे, उद्देश्य अगर अच्छा लगता है तो उस उम्मीदवार को वोट देते हैं, और ये उम्मीदवार जब जीत जाते हैं तो वो जाते हैं विधानसभा या पार्लियामेंट में। ठीक है, अब वहाँ पर क्या करते हैं कि अपनी शासन सत्ता निर्माण करते हैं, कानून बनाते हैं, नियम कानून बनाते हैं, जिससे और वही उद्देश्य को भी ध्यान में रखकर अपना नियम कानून बनाते हैं। फिर क्या होता है, वो जैसे नियम कानून बनता है वो जाता है प्रेसिडेंट के पास, वहाँ से सिग्नेचर लग के फिर वो अप्लाई होता है जनता के बीच। ठीक है, ये सब उनको करना होता है, इसी तरह से वो शासन संचालन में अपना भागीदारी निभाते हैं। लेकिन एक चीज़ और कि ये जो राजनीतिक दल हैं, है ना, उनको कहीं ना कहीं जो उद्देश्य बनाए तो उनको फुलफिल करना होता है। अगर वो फुलफिल ना करें, सपोज यही जो लास्ट में बोले ना, अगर ऐसा ना करे तो उन्हें जनता फिर अगले चुनाव में, नेक्स्ट चुनाव में ऐसा कर सकते हैं। जिसे आप देख रहे थे पहले 70 साल से, कितने साल से कांग्रेस बहुमत में आ रही थी, कांग्रेस सरकार बना रही थी, मगर कुछ न कुछ उसमें त्रुटियां होने के कारण, उद्देश्य को फुलफिल न करने के कारण, घोटाले होने के कारण उन्होंने फाइनली 2014 से लेकर अभी तक 2020 तक पूरी भाजपा को बहुमत बना रही, सरकार बनाने पर बल दिया जा रहा है ना। तो ये क्या होता है, अगर आज भाजपा अगर उन जो उद्देश्य बनाई है उनको फुलफिल ना करती हो और जनता में असंतोष हो जाए तो वो फिर इसको चेंज कर देगी, ये होती है, और इस तरह से शासन संचालन बढ़ती रहती है। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग राजनीतिक दल की ज़रूरत पर। अब हम समझते हैं कि राजनीतिक दल की ज़रूरत क्यों होती है भाई। ठीक है, क्या होता है वो समझ लिए हम लोग, अब इसका अब ज़रूरत क्या है इसका, आइए देखते हैं। दलों के काम की इस सूची से उस सवाल का जवाब मिलता है जो इस खंड की शुरुआत में पूछा गया था। दरअसल हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत उन्हीं कामों के लिए है, बिल्कुल, यानी राजनीतिक दल क्या होता है, चुनाव लड़ने के लिए, समाज में मतलब जो उद्देश्य है उनको फुलफिल करने के लिए सरकार बनाती है। सरकार बनाने के बाद उस पर नियम कानून और बनाकर वो समाज में फिर अप्लाई करती है, यानी हमारी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। ठीक है, आइए, पर हमें अभी भी इस सवाल को पूछने की ज़रूरत है कि आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता। दलों के बिना क्या स्थिति होगी, इसका कल्पना करके ही हम उनकी ज़रूरत को समझ सकते हैं। अगर दल न हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र और निर्दलीय होंगे, तब इनमें से कोई भी बड़े राजनीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा। सरकार बन जाएगी पर उनकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ कर अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे, लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए राजनीतिक दल की ज़रूरत होती है। हम गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायत लोगों का उदाहरण सामने रखकर भी इस बात की परख कर सकते हैं। हालांकि इन चुनावों में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते हैं, लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव के अवसर पर पूरा गांव कई खेमों में बढ़ जाता है और हर खेमा सभी दलों पदों के लिए अपने उम्मीदवार का पैनल उतारता है। ठीक है, राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करते हैं। यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नज़र आते हैं, चाहे वह देश बड़ा हो या छोटा, नया हो या पुराना, विकसित हो या विकासशील देश हो। ठीक है, हर जगह हम देखते हैं कि राजनीतिक दल दिखाई देता है
ठीक है। हाँ, राजनीतिक दलों का, आइए यहाँ देखते हैं। राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा हुआ है। यानी देखिए, प्रतिनिधित्व क्या होता है कि जिसे जनता है अपना एक कैंडिडेट यानी अपने चहेतों को खड़ा कर देता है। क्योंकि सब जनता लड़ नहीं सकते, तो जिस व्यक्ति को खड़ा कर रहा है वो क्या है, ये व्यक्ति जनता का प्रतिनिधित्व करती है कि हम इतने जनता का एक प्रतिनिधि हैं, ठीक है, वो हमको जिता रहे हैं, तो ये जनता के थ्रू जा रहा है, जनता जैसा चाहेगी वैसा काम होता है, उसी तरह से उसको प्रतिनिधित्व बोलते हैं। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कि बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधि आधारित लोकतंत्र की जरूरत होती है। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए कई माध्यम या एजेंसी की ज़रूरत होती है। विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की ज़रूरत होती है ताकि एक जिम्मेवार सरकार का गठन हो सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश करने, नीतियां बनवाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो विशेष ज़रूरतें होती हैं, राजनीतिक दल उसको पूरा करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। बिल्कुल क्लियर हुआ कि क्या है, एक अनिवार्य सत्य है, बिन इसका बहुत ही जरूरी है किसी भी शासन संचालन करने में। ठीक है, जिससे कि सामूहिक हित को पूरा कर सके। आइए हम देखते हैं कितने राजनीतिक दल हैं। राजनीतिक दल के बारे में चर्चा करेंगे। राजनीतिक दल समझ गए कि राजनीतिक दल होता क्या है ना। लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। इस औपचारिक अर्थ में सभी देशों में बहुत से राजनीतिक दल हैं। भारत में ही चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत करवाने वाले दलों की संख्या 750 से ज़्यादा है। लेकिन हर हाल में हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता। चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछ एक पार्टियां ही सक्रिय होती हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने दल होना अच्छा है। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं कितने दल होना जरूरी होता है, अच्छा होता है। राजनीतिक दल की नैतिक ताकत क्या होता है, मोरल पावर क्या होता है, हम ये समझते हैं राजनीति की। ठीक है, निम्नलिखित काल्पनिक कथा के पीछे प्रेरणा है श्री किशन पटनायक, जो 1993 से 2004 में, जिन्हें किशन जी के नाम से जाना जाता है। 1962 में इन्हें ओडिशा के संबलपुर से सांसद चुना गया था। एक वैकल्पिक राजनीतिक ढांचा खड़ा करने की बात से किशन जी का क्या मतलब था। सुधा करोड़ा, शाहीन और ग्रेसी की बातचीत के क्रम में यह सवाल उठा। ये चारों महिलाएं देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे मजबूत आंदोलनों से जुड़ी थीं। ये चारों उड़ीसा के एक गांव में बैठी थीं और जन आंदोलन के भविष्य पर नए सिरे से विचार कर रही थी। और यहाँ उनको आंदोलनों के रोज रोज के कामों की चिकचिक भी परेशान नहीं कर रही थी। स्वाभाविक तौर पर बातें किशन जी की तरफ मुड़ी, जिन्हें देश भर की आंदोलनकारी जमातें अपना मित्र, राजनीतिक दार्शनिक और नैतिक मार्गदर्शक मानती थीं। किशन जी का तर्क था कि जन आंदोलन के लोग चुनावी राजनीति में सीधे हिस्सेदारी करें। यह एक सरल लेकिन ताकतवर तर्क है। एक मुद्दे पर केंद्रित आंदोलन से जीवन के एक क्षेत्र में तो कुछ बदलाव लाया जा सकता है, लेकिन अगर हम बुनियादी सामाजिक बदलाव या जीवन के किसी एक पहलू में भी बुनियादी बदलाव चाहते हैं, तब हमें राजनीतिक दल संगठन की जरूरत होगी, है ना। जन आंदोलनों को राजनीतिक में एक
राजनीतिक ताकत के तौर पर एक नया राजनीतिक दल संगठन बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह तत्कालिक ज़रूरत है, क्योंकि सारे राजनीतिक दल सामाजिक बदलाव के लिए अप्रासंगिक हो चुके हैं। ग्रेसी ने कहा, लेकिन किशन जी ने कभी स्पष्ट नहीं किया कि यह संगठन कैसा होगा। उन्होंने सिर्फ राजनीतिक विकल्प या राजनीति में तीसरी शक्ति की बात की, पर क्या उनके ऐसा कहने का आशय एक राजनीतिक दल बनाने से था? ग्रेसी का मानना था कि पुराने ढर्रे का राजनीतिक दल सामाजिक बदलाव लाने में असमर्थ नहीं है। ठीक है। फिर सुधा कहती है उसकी बात से सहमत थी। सुधा उसकी बात यानी किसके बात से? ग्रेसी के। मैंने इस विषय पर कई बार विचार किया कि मैं मानती हूँ कि हमने आज तक विस्थापन, भूमंडलीकरण, जातिगत और लैंगिक उत्पीड़न या विकास के वैकल्पिक मॉडल के लिए जितने आंदोलन किए हैं वे राजनीतिक ही हैं, पर जैसे ही हम कोई दल बनाएंगे हमारी इतने वर्षों की प्रतिष्ठा चौपट हो जाएगी। तब लोग हमें नेताओं से अलग नहीं मानेंगे। ठीक है। अब करुणा आती है, बीच में बोलती है। करुणा ने बीच में ही कहा, फिर हमने यह देखा है कि मौजूदा दलों पर दबाव बनाकर भी काफ़ी कुछ हासिल किया जा सकता है। हमने पंचायत चुनावों में अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन नतीजे उत्साहजनक नहीं रहे। लोग हमारे काम का आदर करते थे, वे हमें अच्छा भी मानते थे, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो वे स्थापित दलों को ही वोट देते हैं। अब शाहीन कहते हैं, शाहीन इससे सहमत नहीं थे। ठीक है। देखिए, बात बहुत साफ है। किशन जी चाहते थे कि सभी जन आंदोलन मिलकर एक नई राजनीतिक पार्टियां बनाएं। हाँ, वे इस पार्टी को दूसरे से एकदम अलग रंग रूप से में देखना चाहते थे। वे राजनीतिक विकल्प बनाने की जगह वैकल्पिक किस्म की राजनीति चाहते थे। वे किशन जी अब इस दुनिया में नहीं हैं। इन चारों कार्यकर्ताओं के बारे में आपकी क्या राय है? क्या उन्हें नया राजनीतिक दल बनाना चाहिए? क्या कोई राजनीतिक दल राजनीति में नैतिक बल बन सकता है? यह दल कैसा होना चाहिए? ये सब क्वेश्चन मार्क है ना। जो उषा की एक सोच, एक विचार था कि कैसा होना चाहिए, जो किशन जी का एक दिखाया हुआ था। ठीक है। आइए राजनीतिक दल के बारे में हम लोग देखते हैं फिर से। कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है। इस कारण उन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था कहता है। देखो, एक चीज़ आप यहाँ से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जहाँ पर एक दलीय शासन व्यवस्था होता है यानी जहाँ पर एक दल ही शासन चलाने और सरकार बनाने की अनुमति होती है, वहाँ उसको बोलते हैं एक दलीय शासन व्यवस्था। ठीक है। कक्षा 9 में हमने देखा था कि चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को शासन करने की अनुमति है। यानी आप समझ सकते हो कि जब यहाँ पर एक शासन हो, एक राजनीतिक दल के द्वारा शासन चलाने के और कानून बनाने की अनुमति हो, उसे हम एक दलीय शासन प्रणाली कहते हैं। यानी चाइना इसका उदाहरण है। ठीक है। हालांकि कानूनी रूप से भी वहाँ भी लोगों को राजनीतिक दल बनाने की आज़ादी है, पर वहाँ की चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंद्विता की अनुमति नहीं देती। इसलिए लोगों को नया राजनीतिक दल बनाने का कोई लाभ नहीं दिखता, इसलिए कोई नया दल नहीं बनता। हम एक दलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते। ठीक है। क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम दो दलों को राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में प्रतिद्वंद्विता करने की अनुमति तो होनी ही चाहिए। साथ ही उन्हें सत्ता में आ सकने का पर्याप्त अवसर भी रहना चाहिए। इसीलिए देखिए, अगर हम मानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है अच्छे तरह से, ठीक है, तो वहाँ पर मिनिमम 2 राजनीतिक दल होना चाहिए, ताकि प्रतिद्वंद्विता हो, अपनी अपनी सरकार बनाने की सोच हो, नया उनकी सोच हो, है ना। इस तरह से कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर 2 मुख्य दलों के बीच ही बदलती रहती है। वहाँ अनेक दूसरी पार्टियाँ हो सकती हैं, वे भी चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती हैं, पर सिर्फ
बहुमत पाने और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसी दो दलीय व्यवस्था है। देखिए बिल्कुल सही है ना। अमेरिका में क्या है, रिपब्लिकन है और डेमोक्रेटिक है, ठीक है, ये दो पार्टियां हैं। ब्रिटेन में भी ऐसी है, उदार और अनुदार हैं, ठीक है, उदार और अनुदार पार्टियां हैं। इसका नाम चेंज हो गया, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। आइए दलीय व्यवस्था के बारे में हमने जो जाना है उसे भारत के विभिन्न राज्यों पर लागू करें। यहाँ राज्य स्तर पर मौजूद 3 तरह की दलीय व्यवस्थाएं दी गई हैं। क्या आप इन श्रेणियों के लिए कम से कम दो दो राज्यों के नाम बता सकते हो जहाँ पर हो, ठीक है। आपको ये बताना है कि दो दलीय व्यवस्था कौन कौन से हैं, है ना, कहाँ कहाँ है भारत में, अगर बताना है तो भारत में, ठीक है। दो गठबंधनों वाली बहुदलीय क्या होता है उनको बताना, कौन कौन से राज्य हैं बहुदलीय व्यवस्था वाले, ठीक है। ये नेता गठबंधन जैसी चीज़ को कैसे बना संभाल लेते हैं, नहीं सॉरी, इसका मतलब कि ये नेता गठबंधन चीज जैसी चीज़ को कैसे बना संभाल लेते हैं, मुझे तो सारी पार्टियां के नाम तक याद नहीं रहते, ठीक है। आइए देखते हैं अपने टॉपिक में। जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो और दो दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों के गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। देखिए आप एक क्वेश्चन ये मिल गया, एक दलीय क्या होता है, द्विदलीय क्या होता है, बहुदलीय क्या होता है। जब एक ही, है ना, यानी कि जब दो या दो से अधिक दल शासन में गठबंधन बनाकर अगर सरकार बना रही हो, सत्ता में ठीक अवसर मिल रहा है, तो ऐसे को हम क्या कह रहे हैं, बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। भारत में भी ऐसी ही बहुदलीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन सरकार बनाकर भी सरकार बना सकते हैं। देखिए आप देखते हो ना कि किसी एक सरकार को, या भाजपा का हुआ या कांग्रेस को, जब बहुमत सरकार नहीं मिल पाती है ना, बहुमत नहीं ले पाती है, तो 2-3 पार्टियों से मिलजुल कर जो सरकार बनाती है उसी को गठबंधन बोलते हैं, ठीक है। तो यानी अगर आप एक शब्द में बताऊं, जिससे कि जब गठबंधन में सरकार बनाती है कांग्रेस तो यूपीए होता है, ठीक है, यूपीए सरकार बनाती है। अगर यही भाजपा बनाती है तो सपोज एनडीए होती है, ठीक है। ये गठबंधन होने पर इस सब का नाम है, ठीक है। हाँ, जब किसी बहुदलीय, हाँ आइए चलते हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती है तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहते हैं। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि जब दो या दो से अधिक, है ना, पार्टियां एक साथ हो जाती हैं, सरकार बनाने के लिए सोचने शुरू कर देती हैं, तो उसे हम गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। जैसे 2004 के थे, 2004 के संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन थे, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घालमेल वाली लगती हैं और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती हैं, पर इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। हाँ आइए देखते हैं फिर। तो इनमें से कोई सी प्रणाली बेहतर है? अक्सर पूछे जाने वाले इस सवाल का संभवतः सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है। दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी मुल्क के हाथ में नहीं है। यह एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होती है, समझ गए। और इसमें समाज की प्रकृति, उसके राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास और इसकी चुनाव प्रणाली, सभी चीज़ें उनकी भूमिका निभाती हैं। इसे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता। हर देश अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप दलीय व्यवस्था विकसित करता है। जैसे अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है तो उसका कारण यह है कि 2-3 पार्टियां इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में अक्षम है। हर मुल्क और हर स्थिति में कोई एक ही आदर्श प्रणाली चले, यह संभव नहीं है, ठीक है। आइए हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। राजनीतिक दलों में जन
भागीदारी, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जो राजनीतिक दल में है लोगों का कैसे भागीदारी होती है राजनीतिक दलों में, आइए समझते हैं। अक्सर कहा जाता है कि राजनीतिक दल संकट से गुजर रहे हैं क्योंकि जनता उन्हें सम्मान की नज़र से नहीं देखती। उपलब्ध प्रमाण बताते हैं कि यह बात आंशिक रूप से ही सही है। बड़े नमूनों पर आधारित और कई दशकों से चल रहे सर्वेक्षण के तथ्य बताते हैं कि जिसे दक्षिण एशिया के ले लीजिए, दक्षिण एशिया की जनता राजनीतिक दलों पर बहुत भरोसा नहीं करती। जो लोग दलों पर एकदम भरोसा नहीं, कुछ भरोसा नहीं के पक्ष में बोले, उनका अनुपात कुछ भरोसा और पूरा भरोसा बताने वालों से काफ़ी ज़्यादा था। यही बात ज़्यादातर लोकतंत्रों पर भी लागू होती है। पूरी दुनिया में राजनीतिक दल ही एक ऐसी संस्था है जिस पर लोग सबसे कम भरोसा करते हैं। समझ में आया? हाँ, आइए देखते हैं। बहरहाल राजनीतिक दलों के कामकाज में लोगों की भागीदारी का स्तर ऊंचा है। खुद को किसी राजनीतिक दल का सदस्य बताने वाले भारतीयों का अनुपात कनाडा, जापान, स्पेन और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों से भी ज़्यादा हैं। यानी भारत में जो राजनीतिक सत्ता में सदस्य बताने वाले, नहीं हम कांग्रेस वाले हैं, हम भाजपा वाले हैं, हम सपा वाले हैं, हम बीजेपी वाले हैं या बीएसपी वाले हैं, है ना, ऐसे बताने वाले अन्य देशों में भारत में सबसे ज़्यादा मिले, ठीक है। पिछले 3 दशकों के दौरान भारत में राजनीतिक दलों की सदस्यता का अनुपात धीरे धीरे बढ़ता गया। खुद को किसी राजनीतिक दल का करीबी बताने वालों का अनुपात भी इस अवधि में बढ़ता गया। थोड़े से उतार चढ़ाव के बावजूद भारत में लोगों के दलगत जुड़ाव में बढ़ोतरी हुई। अपने को किसी पार्टी से जोड़कर देखने वालों के लोगों की संख्या बहुत है ना। देखिए इस तरह से 19, है ना, 71, 96, 99, 2004, 2005 में ऐसे ऐसे आंकड़े हैं। भारत में पार्टी सदस्यता बढ़ी है, ठीक है। खुद को किसी दल के सदस्य बताने वाले लोगों की ग्राफ इस तरह से, देख ये ग्राफ बता रहा है कि किस तरह से हम अपग्रेड हो रहे हैं, कि हम बता रहे हैं पहले इतना था, ठीक है, 1967 में, फिर 71 में थोड़ा डाउन हुआ, फिर 96 में बढ़ा, फिर 99 में भी बढ़ा, फिर 2004 में बढ़ा, ऐसे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। आइए, विभिन्न दलों की सदस्य संख्या दक्षिण एशिया में शेष विश्व की अपेक्षा कहीं ज़्यादा, ये और दिखा रहा है पॉइंट में, देखिए दिखा रहा है आपको कि कहाँ कितना ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, दक्षिण एशिया का ये दिखा दिया। ये कहाँ से लिया गया, देखिए ये है, ठीक है, ये बता रहा है कि हम कहाँ से लिए, ये आपका रेफरेंस है, यानी SDSA टीम स्टेट ऑफ डेमोक्रेटिक इन साउथ एशिया, दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2007 में छपी हुई थी, वहाँ से ये रिसोर्स लिया गया, रेफरेंस लिया गया, ठीक है। हाँ, देखिए वही आईना का आंकड़ा है, आपको दिखा रहा है। अब हम आते हैं, चलिए ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट पार्ट अब हम कल करेंगे इसका, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।